भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। यद्यपि विद्वानों में इस बात पर भी पर्याप्त मतभेद हैं कि 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा जाए या नहीं, क्योंकि इस संदर्भ में साम्राज्यवादी इतिहासकारों के अलग मत रहे हैं तथा जो मार्क्सवादी इतिहासकार व अन्य जो विभिन्न स्कूल्स के जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, उनका इस संदर्भ में निश्चित ही अलग अलग मत रहा है। परंतु फिर भी हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं भारतीयों का यह प्रथम प्रयास एक प्रकार से अंग्रेजों को भारत से बाहर करने का ही था। यद्यपि इसमें पूर्ण सफलता नहीं मिली या यह सफल नहीं हुआ, परंतु फिर भी हम इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं, क्योंकि भले ही हम इसे सीमित जनसमूह का या सीमित लोगों का आंदोलन कहें, परंतु था प्रयास अंग्रेजों को भारत से बाहर करने का ही। यद्यपि यह प्रयास सफल नहीं हुआ, परंतु इस प्रयास ने, इस विद्रोह ने, इस स्वतंत्रता संग्राम ने अंग्रेजों को यह जता दिया कि अब भारत पर शासन करना उनके लिए इतना आसान नहीं है कि वे भारतीयों को एकदम ही उनका शोषण करके उनकी तरफ से आंखें मूंद कर उनका शोषण कर सकते हैं। इसलिए अंग्रेजों को यह सोचने को मजबूर होना पड़ा कि उन्हें भारत पर यदि शासन करना है तो उन्हें भारत के लोगों को साथ लेकर चलना होगा। भारत में संवैधानिक सुधार करने होंगे, एक निश्चित राज्य व्यवस्था, या हम कह सकते हैं एक कुछ निश्चित नियमों के अनुसार शासन करना होगा। और यहीं से हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने भारत के लिए या भारत के शासन के लिए अधिनियम पारित किए, नियम कायदे कानून बनाए और भारतीयों को एक प्रकार से समानता या हम कह सकते हैं रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु रानी विक्टोरिया ने घोषणा की। यद्यपि यह घोषणा कार्य रूप में वैसे परिणत नहीं हो पाई, परंतु फिर भी इस घोषणा का महत्व इस अर्थ में समझा जा सकता है कि इंग्लैंड की साम्राज्ञी ने यह स्वीकार किया कि भारतीय प्रजा को वे अपनी प्रजा मानती हैं और सैद्धांतिक रूप से उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। इसी घोषणा के संदर्भ में हम जानना चाहेंगे कि रानी विक्टोरिया ने 1857 के विद्रोह के पश्चात 1858 ईस्वी में जो घोषणा की, उस घोषणा के मुख्य बिंदु क्या थे, क्या प्रावधान उस घोषणा में रखे गए थे। जो घोषणा साम्राज्ञी विक्टोरिया ने की उसमें निम्नलिखित बिंदु मुख्य थे, या हम कह सकते हैं निम्न प्रावधान मुख्यतः घोषित किए गए। इस घोषणा के द्वारा यह घोषित किया गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रशासित क्षेत्रों का शासन अब प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन के क्राउन द्वारा किया जाएगा। अर्थात अब तक जो भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बजाय भारत पर सीधे इंग्लैंड की साम्राज्ञी या हम कह सकते हैं ब्रिटेन का सीधा शासन होगा। यद्यपि यह भी जानना आवश्यक है कि इस परिवर्तन से बहुत ज़्यादा प्रभाव भारत के शासन पर नहीं पड़ा, परंतु यही एक महत्वपूर्ण बात रही कि कंपनी के स्थान पर सीधा ब्रिटेन के सम्राट का या ब्रिटेन की साम्राज्ञी का शासन भारत पर स्थापित हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था इस घोषणा का गवर्नर जनरल, जो पहले अब गवर्नर जनरल कहलाता था, उसका पद वायसराय का होगा और एक प्रकार से वह इंग्लैंड की साम्राज्ञी के प्रतिनिधि के तौर पर भारत का शासन चलाएगा। इसलिए उसे वायसराय भी कहा जाने लगा और उसका नाम अब वायसराय हो गया।
साथ ही साथ क्योंकि अभी तक भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सभी सैनिक व असैनिक पदाधिकारी या अधिकारी थे, सबको एज इट इज मानी उसी समान कैटेगरी में समान रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन लिया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि शासन में कोई फेरबदल नहीं होगा। जो जिस पद पर है, जिसका जो महत्व है, जो सम्मान है, उसको उसी रूप में ब्रिटेन का सम्राट या ब्रिटेन की साम्राज्ञी स्वीकार करेगी और उसको उसी रूप में ब्रिटेन के साम्राज्य के अंतर्गत समझा जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो संधियां या समझौते किए गए थे, उनको उसी रूप में स्वीकार किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि इससे कोई बहुत बड़ा फेरबदल या हमें कहें कि कोई नामात्र का भी फेरबदल इससे शासन में नहीं हुआ। केवल ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर इंग्लैंड की साम्राज्य का शासन आरंभ हो गया। अगली घोषणा थी कि साम्राज्ञी ने भारतीय प्रजा को यह आश्वासन दिया कि उनके धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके प्राचीन विश्वासों, आस्थाओं और परंपराओं का सम्मान किया जाएगा। क्योंकि इससे पूर्व या हम कहें इसके बाद भी जो ईसाई मिशनरी थी, उन्होंने भारत में धर्म प्रचार करने का पूरा कार्य किया और भारतीयों को जबरन ईसाई बनाना या भारतीयों के साथ जबरदस्ती अमानुषिक बर्ताव करना या भारतीय परंपराओं की खिल्ली उड़ाना, ये तो अंग्रेजों का एक कह सकते हैं कि सगल था। तो इसलिए साम्राज्ञी ने यह घोषणा की। अगली जो घोषणा थी वह थी भारतीयों को जाति या धर्म के भेदभाव के बिना उनकी योग्यता, शिक्षा और क्षमता के अनुसार सरकारी पदों पर नियुक्त किए जाने का समान अवसर प्रदान करना। साम्राज्ञी ने यह भी आश्वासन दिया, यह भी घोषणा की कि भारतीयों को उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी पदों पर समान अवसर दिया जाएगा। यद्यपि व्यवहार में यह कभी भी पूर्णतया लागू नहीं किया गया, लेकिन सैद्धांतिक रूप से रानी विक्टोरिया ने इस बात को माना। यही इस घोषणा का महत्व है। व्यवहार में तो इसका प्रयोग जो है 1947 तक, अर्थात हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने कभी भी व्यवहार में इसका प्रयोग नहीं किया। अगली महत्वपूर्ण घोषणा थी कि ब्रिटेन की सरकार सार्वजनिक भलाई, लाभ और उन्नति के प्रयत्न करेगी, अर्थात कि भारत के सार्वजनिक हित के लिए, भारत के सार्वजनिक लाभ के लिए और उन्नति के लिए प्रयास करेगी, तथा साथ ही साथ शासन के द्वारा जो भारतीय प्रजा है उसके हितों का ध्यान रखेगी। अंतिम जो घोषणा थी वह थी कि 1857 के विद्रोह में जिन विद्रोहियों ने भाग लिया था, उन सब में से उन अपराधियों को छोड़कर जिन पर अंग्रेजों की हत्या का आरोप था, शेष को क्षमा प्रदान कर दी जाएगी। अर्थात 1857 के विद्रोह में जिन लोगों ने, जिन भारतीयों ने भाग लिया, उनमें से केवल उन पर मुकदमा या उन पर कार्रवाई होगी जिन पर अंग्रेजों की हत्या का आरोप है, अन्यथा औरों को छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह रानी विक्टोरिया की घोषणा थी और रानी विक्टोरिया ने इस घोषणा के माध्यम से भारतीयों को एक संदेश देने का प्रयास किया। यद्यपि यह घोषणा ब्रिटिश प्रशासन के लिए या ब्रिटिश प्रशासन को लागू करने के लिए बाध्यकारी तो नहीं थी, परंतु फिर भी क्योंकि इसे मंत्रिमंडल द्वारा, ब्रिटेन के मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति मिली थी, इसलिए इसका सैद्धांतिक महत्व यह था कि अंग्रेजों को इस बात को सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार करना था और रानी ने इस बात को एक प्रकार से स्वीकार्यता प्रदान की। यद्यपि जिसे मैंने बार बार कहा कि ये सैद्धांतिक घोषणा थी, व्यवहार में इस तरह की घोषणा या इस तरह के आश्वासनों का पालन नहीं किया गया और अंग्रेजों ने भारत का शोषण एक प्रकार से यथावत जारी रखा। यद्यपि इतना अवश्य हुआ कि 1858 के बाद भारत के शासन के लिए संवैधानिक सुधार किए गए और समय समय पर उस सुधारों की प्रक्रिया के द्वारा ही भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त हुआ।